आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है। अब जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है। ईच एंड एवरी लेक्चर जो है वो इसी टर्म के आजू बाजू घूमता है। तो बायोडायवर्सिटी में आपने सीखा है वैरायटी ऑफ स्पीशीज। क्या सीखा है आपने? वैरायटी ऑफ स्पीशीज। अब यहाँ पे जो स्पीशीज की वैरायटी है, तो इसमें आपने एक और बात सीखी थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे बायोडायवर्सिटी जितनी ज्यादा है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्पीशीज को आप जितना बढ़ाएंगे वहाँ के स्पेसिफिक कम्युनिटी में स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। तो यही चीज मैं अभी की क्लास में भी बोल रही हूँ कि बायोडायवर्सिटी इसलिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी सर्वाइविंग इकोसिस्टम के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। आप जैसे जैसे वहां से बायोडायवर्सिटी को कम करते जाएंगे तो वैसे वैसे वो जो इकोसिस्टम है प्रॉपर, वहां की स्टेबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। ये एक सबसे बड़ा क्या है, इसका ड्रॉबैक है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है अर्बनाइजेशन की वजह से भी, और जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में जो सबसे ज्यादा मेन और इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले कर रहे हैं दैट आर ह्यूमन बीइंग्स। पता ही है आपको। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे एक डेटा आपके बुक के अकॉर्डिंग है जिसके साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये अभी रिसेंट का कोई डेटा तो नहीं है। सबसे पहले लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं जो यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस मतलब मैन मेड एक्टिविटीज। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं वही लिख देती हूँ। ये बार बार टर्म जो आपको जगह जगह पे सुनने को मिलेगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस are responsible for are responsible for रिस्पॉन्सिबल, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें अकेला यही हो जाएगा तो मेन कॉज भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस आर रेफर्ड एज द मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, ऐसे भी कर सकते हैं। आर रेफर्ड एज द मेन कॉज ऑफ as the main cause of loss of biodiversity, loss of biodiversity। ठीक है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। सबसे पहले तो ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे भी हो गया, क्योंकि सीधा IUCN से स्टार्ट करते तो कुछ ऑकवर्ड सा लगता। अब यहाँ पे एक आपके पास टर्म है दैट इज IUCN। अब ये जो IUCN है आपके पास, ठीक है, इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। इसको मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे डिलीट करके। दैट इज इंटरनेशनल, आगे मैं इसका रूल बताती हूँ। नाम सुन के भी कुछ पता चल रहा होगा आपको इसमें। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। काफी पहले स्टैब्लिश हुआ था ये 1948, काफी मतलब पुराने टाइम में ही इसको स्टैब्लिश किया गया था, जो कि ये पता लगाए कि कितनी चीजें, मतलब कितने स्पीशीज नए बने, कितने स्पीशीज गायब हो गए, मतलब एक्सटिंक्ट हुए, उन सब का डेटा रखने के लिए इसको बनाया गया। वाज established
was established on 5th October 1948। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, इससे नीट में क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। होता ये है, लिख दिया जाएगा IUCN रेफर्स एज, अब वहां पे एक लिखा रहेगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर, एक सही रहेगा कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दूसरे में रहेगा यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल है ना, तो दूसरे सेकंड वाले में कर दिया जाएगा इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब चारों ऑप्शन आपको एक जैसे वहां देखने में लगेंगे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, और रेड लिस्ट बुक क्या होती है, रेड लिस्ट बुक में हर स्पीशीज का डेटा रखा जाता है। डेटा मतलब उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ईयर में देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग IUCN के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका अब्रिविएशन कंप्लीट बुक में आपके नहीं दिया है, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे काफी आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें वैसा समझने में। तो इसने क्या बोला, इसके अकॉर्डिंग मतलब जब इसने 2004 में डेटा रखा था, ठीक है, तो तब के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे कर लीजिए इसको, द IUCN, ठीक है, कब का डेटा हम लोग लिख रहे हैं, रेड लिस्ट 2004। रेड लिस्ट बुक होती है या डेटा के फॉर्म में इसको रखा जाता है, रेड लिस्ट 2004, 2004 का हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स अब 2004 के अकॉर्डिंग अगर आपसे डेटा पूछा जाएगा तो ऑब्वियस है कि आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो इसने बोला कि एक्सटिंक्शन जो है वो टोटल 784 स्पीशीज का हुआ है। डॉक्यूमेंट्स एक्सटिंक्शन मतलब हमेशा के लिए गायब हो जाना, द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज, टोटल 784 जो स्पीशीज हैं वो गायब हुआ है। उसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे ये 784 स्पीशीज। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला आपको, जो एक्सटिंक्शन वाला डेटा है दैट इज 784 स्पीशीज, मतलब एक स्पीशीज में भी हो सकता है कि मिलियंस के नंबर में ऑर्गेनिजम्स हो, तो 784 स्पीशीज की बात करी जा रही है यहाँ पे। 784 आपको ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं बोला जा रहा, ठीक है, जिसमें से जो गायब हुए हैं उनका नंबर है, ऐसे करके इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। इसमें से 784 में से 338 वर्टिब्रेट्स गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, है ना। 338 वर्टिब्रेट्स क्या हो गए, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए। अब ये डेटा जो है आपको साफ सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स विच आर एक्सटिंक्ट। तो आपको 338 को अगर आप कुछ भी यहाँ पे लिख दे आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो ये 338 है, दैट विल बी ऑलवेज 338 अकॉर्डिंग टू 2004। अब अगर हम आज देखने जाएंगे ये नंबर इससे और ज्यादा है, तो अभी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 2004 के अकॉर्डिंग 2004 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें से वर्टिब्रेट्स 338 जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, 359 इनवर्टिब्रेट्स 359 इनवर्टिब्रेट्स भी बेचारे क्या हो गए, गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इनवर्टिब्रेट्स किनको बोलते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है ना, इनवर्टिब्रेट्स 11th 9th सब में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। ठीक है, और उसके बाद 87 प्लांट्स, 87 प्लांट्स नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ मैं। तो ये सब क्या है, ये गायब हुए हैं, ठीक है। लेकिन 2004 में इसको जो रिकॉर्ड किया तो ये कब का था, मतलब कितने टाइम का पुराना, इन्होंने क्या डेटा निकाला, तो इतना गायब हुआ है कितने टाइम में,
ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लास्ट इन द लास्ट 500 years, इन द लास्ट 500 years। अब सही हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 500 सालों में, 500 years में टोटल 784 स्पीशीज गायब हुई हैं। ये डेटा 2004 में निकाला गया था, 2004 में, जिसके अकॉर्डिंग 338 वर्टिब्रेट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, 359 इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए, और 87 प्लांट्स जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें से अगर हम कुछ जो रिसेंटली यहाँ पे एक्सटिंक्ट हुए हैं उनकी बात अगर हम करें, तो कुछ एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज है रिसेंट, उसके बारे में डेटा हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंट एक्सटिंक्शंस, ऐसे कर लेते हैं शॉर्ट में। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शंस, मतलब जो हमेशा के लिए गायब हो गया, अब आपको नहीं मिलेगा एक भी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, बोलो कि आपको कहीं से भी पूरे अर्थ पर से ढूंढ के, वर्ल्ड भी नहीं बोल रही मैं, पूरे अर्थ पे बोल रही हूँ, पूरे अर्थ पे से ढूंढ के एक डायनासोर लेके आना है, तो आप बोलेंगे ये तो हम ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि आज के डे में एक भी है ही नहीं। तो एक्सटिंक्ट हो जाने का मतलब है कि आप गारंटीड है इस बारे में कि उस स्पीशीज को बिलोंग करने वाला एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी अब इस धरती पे, अब इस अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शंस, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हाल में रिसेंटली जो गायब हुए हैं उसमें से सबसे पहला नाम जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड का है, दैट इज डोडो फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। नेटिव कहाँ का, ये मॉरिशस का है। MAURITIUS, मॉरिशस का ही है, ठीक है। देन क्वागा अफ्रीका का है ये। कई बार पूछ लिया जाता है ये नेटिव कहाँ का है, और कई बार पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको 4 ऑप्शन में दे दूं और मैं पूछूं इनमें से क्या स्पेशलिटी है, ये इंडेंजर्ड है। देखिए आपके पास 2 वर्ड है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। एक है, अभी जो मैं आगे बताऊंगी आपको, एक है इंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसे व्हाइट टाइगर क्या है, इंडेंजर्ड है। एक वर्ड होता है आपके पास इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड मतलब कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये फिनिश हो जाएंगे, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और एक होता है एक्सटिंक्ट, तो एक्सटिंक्ट तो कम्प्लीटली फिनिश हो गए, गायब हो गए। और एक इंडेंजर्ड जो है अभी है बट उसका नंबर क्या है, कम है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड कहते हैं। तो ये फर्क है दोनों में। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपको पूछा जाता है ना। क्वागा लिख लीजिए, थोड़ा हैंग कर गया था उस टाइम। नेक्स्ट लिख लीजिए, दैट इज QUAGA, क्वागा। ये कहाँ का नेटिव है, अफ्रीका का। सब क्वेश्चन है ये एक लाइन से, जो बहुत आसान सा एक लेक्चर में खत्म करने वाला चैप्टर है, उसको जब ध्यान से देखा जाता है तो उसमें से इतने सारे नीट के प्लस आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस निकल के सामने आते हैं, ठीक है। देन है आपके पास थैलेसीन, ऑस्ट्रेलिया का थैलेसीन। जब आपके पास टाइम हो तो गूगल कर करके सारे ऑर्गेनिजम्स का इमेज देखते रहेंगे, है ना। अभी नॉर्मली न्यूज में या फिर एक डोडो तो आपने देखा होगा, बाकी ये सब आपने नहीं देखा होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया एक एंटरटेनमेंट के तौर पे आप देख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव था, है नहीं अभी तो, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया तो बेचारा था ही नहीं यहाँ पे। अब स्टेलर सी काऊ है, देन है आपके पास स्टेलर सी काऊ, सी काऊ रशिया का, रशिया। टाइगर की 3 स्पीशीज थी, देखिए ऐसे कर देती हूँ मैं इसको, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइगर
देन ऐसे मैं एरो कर देती हूँ, फिर मैं लिख देती हूँ इसकी क्या थी, 3 सब स्पीशीज, 3 सब स्पीशीज जो कि गायब हो चुके हैं आज के डेट में, और फिर तीनों का नाम ऐसे करके लिख लीजिए, 1 2 एंड 3। ठीक है, नंबर 1 हो गया यहाँ पे BALI बाली, नेक्स्ट यहाँ पे जावा JAVAN, और नेक्स्ट है आपके पास कैस्पियन CASPIAN, दैट इज कैस्पियन। ठीक है, अब सिर्फ अगर पिछले 20 साल की बात करें ना हम लोग, मतलब 2004 के अकॉर्डिंग का जो डेटा लिखा जा रहा है, सिर्फ अगर हम लास्ट 20 ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो उसमें सिर्फ 27 स्पीशीज जो है वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। डिसअपियर क्यों बोला जा रहा है, किस सेंस में बोला जा रहा है, एक्सटिंक्शन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। ठीक है, और एक्सटिंक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन आज के डे में क्या है कि 15,500 स्पीशीज ऐसे हैं जिनको थ्रेट है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म देंगे यहाँ पे, इंडेंजर्ड का टर्म देंगे। किसका देंगे, इंडेंजर्ड का टर्म हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो देखिए अब थ्रेट ये क्या था, ये एग्जांपल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन है, ये गायब हो चुके हैं, इसमें से आप एक भी ढूंढ के कहीं से निकाल नहीं सकते, ये उसका डेटा है। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कौन फेस कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिख लीजिए, ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स दैट फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे गायब हो सकते हैं, मतलब ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में अभी आते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे लिख लीजिए इसको, फर्स्ट वन इज 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज, ऑल, इन बेचारों को तो सबसे ज्यादा डेंजर है। जैसे बहुत सारी मूवीज भी बनी है इसके ऊपर, आपने सुना होगा ना। होता ये है कि हम जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं ना, तो उसमें जो हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं उनसे बहुत लॉस होता है इनको, बहुत सारे रीजन है इसके, है ना। और ये जो डायरेक्शन फॉलो कर रहे होते हैं उसमें भी जो मोबाइल के जैसे टावर्स है जहाँ पे नेटवर्क्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो भी इनको क्या करते हैं, वहां से मिसलीड करने का काम करते हैं। ठीक है, 23% 23% of all mammals, 23% of all mammal species, ठीक है, 32% ऑफ एम्फीबियंस, 23 का उल्टा कर देंगे, 32%, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियंस। ठीक है, और 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स, 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या हो गए, जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, पढ़ा है ना आपने, जिम्नोस्पर्म्स, थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको, मतलब 11th क्लास में। 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, ये सब क्या है, जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है, ये गायब हो सकते हैं, है ना।
तो ये इस पेज में एक एक जो आपको वर्ड यहाँ पे दिख रहा है सब के सब क्वेश्चन है। बहुत छोटी बात है, और ऐसे अगर देखने में कोई सोचे ऐसा कि इस चैप्टर को एक लेक्चर में फिनिश करना है तो ऊपर ऊपर से हो जाएगा, लेकिन जब आप इसके डेप्थ में जाके देखेंगे तो यहाँ से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसे देखने से फायदा क्या होगा, आप श्योर रहेंगे कि हाँ अब हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ठीक है, ये सब तो एक्सटिंक्शन वगैरह की बात है। और आज के डे में जो ह्यूमन एक्टिविटीज है या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जिसको मैंने आपको सिखाया है, जिसके लिए टर्म मैंने आपको सिखाया है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जो है वो कई गुना ज्यादा, 100 से 1000 गुना ज्यादा रेट को फास्टर कर रहे हैं कि ये क्या हो जाए, सब जल्दी से गायब हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे अब कहीं पे कोई लैंड पीस है अवेलेबल, कहीं पे फॉरेस्ट एरिया, फटाफट काट काट के उसको क्या कर रहे हैं, वहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने ग्रीड के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑब्वियस है कि वहां से क्या होगा, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन तो होगा ही, वो रहेंगे कहाँ वो, है ना। तो इस तरीके से क्या है, अगर यही स्पीड चलता रहा तो कुछ ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे जाके, और ये स्पीड जो है डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, घटने का नाम तो नहीं नहीं हो रहा आजकल। क्योंकि जो स्पीड है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज है आज के डे में, वो मेरे ख्याल से डे बाय डे बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं हो रहा। कोई भी ऐसा नहीं सोचता किसी फ्लैट को बनाने के पहले, या किसी ने अगर लैंड पीस से खरीदा है तो किसी के पास आज इतना बड़ा दिल नहीं है कि कोई सोचे ठीक है मैंने इसको खरीद लिया तो मैं इसमें प्लांटेशन करता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं सोचता। कोई भी सोचता है कि हम क्या करेंगे, इसमें बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ करेंगे, कोई काम करेंगे, शॉपिंग मॉल बनाएंगे, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो। तो ग्रीड जो है वो भी इसका सबसे बड़ा रीजन है। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे उसमें और इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स आते हैं। हाँ, ये पेज अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और ये क्वेश्चन तो रेयरली पूछा जाता है, ये इसलिए दिया जाता है ना, और में होता है एक आध ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ऐसा डर होता है कहीं ऐसा ना कि हम फेल कर जाए, उनके लिए ये एक बून की तरह है ये क्वेश्चन। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, सिर्फ पॉइंट याद रहने पे बच्चा कुछ ना कुछ लिख ही देता है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। थोड़ा सा बड़ी मैं हैंग कर रही हूँ। causes of biodiversity biodiversity losses। ठीक है, इन कॉज को जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे नॉर्मली जब आप देखते हैं तो आपको 4 पॉइंट्स बताए गए, 4 पॉइंट्स है, लेकिन मैं इसको स्प्लिट करके 5 पॉइंट्स में कर देती हूँ। रीजन क्या है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन दोनों अलग अलग चीजें, ऐसे कर लेते हैं, इसको आसान रहेगा, कितना रटेंगे लेक्चर की तरह, है ना। पहला है फर्स्ट कॉज जो है, दैट इज हैबिटेट लॉस। फर्स्ट कॉज इज हैबिटेट लॉस। सब समझा देती हूँ मैं आपको, शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा नहीं करना लेक्चर इसमें। फर्स्ट कॉज इज हैबिटेट लॉस। क्या सुन के आपको बात समझ आ रही है? अच्छा, कोई ऑर्गेनिज्म बेचारा जहाँ रह रहा था, आपने उसके हैबिटेट को ही खत्म कर दिया, वो रहेगा कहाँ, सर्वाइव कैसे करेगा, है ना। एक जो टर्म है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, जिसको लेके बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये वो फ्रेगमेंटेशन नहीं है जो आपने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, ये वो भी फ्रेगमेंटेशन नहीं है जो आपने 13 चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे ये दूसरा फ्रेगमेंटेशन है, ये लैंड पीस के रिगार्डिंग बोला जा रहा है, जो मैं समझाऊंगी भी आपको, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। थर्ड वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड रीजन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एंड लास्ट इज को एक्सटिंक्शन। देखिए, तो वन बाय वन करके हम लोग सबको देखते हैं यहाँ पे फटाफट। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो इंस्टेंटली पूछेंगे मेरे से। बहुत आसान टॉपिक है। हैबिटेट लॉस फर्स्ट वाला जो है, यहाँ से शुरू करते हैं। हैबिटेट लॉस साफ सीधी सी बात है, जो सुन के आपको यहाँ पे पता चल रहा है। सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इन सब की वजह से, या धीरे धीरे जो रेन फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं उसकी वजह से, जो ऑर्गेनिजम्स का अपना प्रॉपर जो हैबिटेट है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, फिनिश होता जा रहा है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए रेन फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, या कहीं पे कोई लैंड पीस ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीज हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जो उसको आप लॉस करेंगे किसी प्रॉपर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल रफ वर्क है बनियन ट्री का देते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर एक इस ट्री को अगर आप ध्यान से जाके देखेंगे, एनालाइज करेंगे माइक्रोब्स को मिला के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को साथ में काउंट करते हुए, मोर देन 100 स्पीशीज जो है वो इस ट्री के भरोसे बैठे होते हैं, जिनका ये क्या होता है, हैबिटेट होता है। कई तरीके के बर्ड्स है, माइक्रोब भी है, हो सकता है उसके नीचे स्नेक भी रह रहा हो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें रिलेटेड, ठीक है। तो इसको जब खत्म किया जाता है, हैबिटेट जब वहां से गायब होता है, तो सबसे बड़ा डेंजर वहां पे किसको आता है, सबसे बड़ा डेंजर उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को आता है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसको लिख लेते हैं हैबिटेट लॉस में। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, कॉज है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसको, हैबिटेट लॉस इज द हैबिटेट लॉस। ये तो सुन के ही पता चल रहा है हैबिटेट लॉस का मतलब क्या है। हैबिटेट लॉस इज द मेन कॉज, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन extinction of organisms। इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है ना, नोट करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे नोट कर लीजिए। सब लेक्चर उसी में है, बट कुछ अलग से भी ऐसे करके लिख लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस आगे जाके जब आप यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम, नीट में तो खैर पूछा ही जाता है, उससे भी हाई लेवल के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। यूपीएससी वगैरह का जब आप एग्जाम देंगे, उसमें भी ये बात पूछी जाती है कि इसमें से कौन सा ऐसा रेन फॉरेस्ट है जिसको हम लोग लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, है ना। लंग्स ऑफ द प्लैनेट, लंग्स ऑफ द प्लैनेट इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन। अब ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं समझाती हूँ आपको एक रफ वर्ड के थ्रू। देखिए, अमेजन रेन फॉरेस्ट, सपोज कीजिए
मैंने ये जो जियोग्राफिकल एरिया बनाया ना, ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट का है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट का है, ठीक। होता क्या है कि धीरे 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 अब ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट क्या कर रहा है, मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज को यहाँ पे रहने की जगह दे रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे 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 क्या हो रहा है कि साइड साइड से इसका डिग्रेडेशन किया जा रहा है, मतलब कुछ ने यहाँ से थोड़ा सा खत्म कर दिया, कुछ ने यहाँ से कर दिया, कुछ ने यहाँ कर दिया, कुछ ने यहाँ कर दिया, कुछ ने यहाँ से कर दिया। धीरे धीरे कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि इसको क्या किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, क्योंकि ट्रीज कट होंगे जो इसको वहां पे सरवाइव कराने में हेल्प करता है। आप अगर उसके वहां पे जो बायो रिजर्वॉयर है, जो यहाँ पे उसका क्या है, हैबिटेट है, उसी को खत्म करेंगे तो ऑब्वियस है उसका सीधा सा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, वहां पे सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि उनका हैबिटेट जो है वो वहां से खत्म किया जा चुका है, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो आप पढ़ रहे थे, उसमें ये भी हम लिख सकते थे, ये भी आज के डे में डे बाय डे क्या हो रहा है, वहां से गायब होता जा रहा है, बट हम शॉर्ट में कर रहे हैं तो ठीक है इतना। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है आज के डेट में स्पीशीज का नंबर गायब हो रहा है। हाँ, फ्रेगमेंटेशन जो है, इसमें एक लाइन में लिखूंगी उसके बाद समझा देती हूँ आपको। ऐसे लिख लीजिए इसमें, when large habitats large habitats भी लिख सकते हैं आप, when large habitats और लैंड पीस, ये भी लिख सकते हैं आप, लार्ज हैबिटेट और लैंड पीस, इसको आप क्या करेंगे, आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल fragments into small fragments। एक ही रीजन हो सकता है इसका, पता ही आपको, आंख बंद करके आप क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस या मैन मेड एक्टिविटीज या ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। और एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक। ओवर एक्सप्लॉयटेशन आपको साफ साफ सुन के यहाँ पे दिख रहा है, मतलब सपोज कीजिए कोई एक स्पीशीज है हमारे पास, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती बिल्कुल जी जान लगा के उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हाँ, फ्रेगमेंटेशन पहले समझ लीजिए, समझाना था मुझे, देखिए ये लिख तो दिया मैंने एक रफ पेज में, देखिए सपोज कीजिए एक बिल्डर ने इतना बड़ा लैंड पीस जो है वो खरीदा, काफी बड़ा था वो, ठीक है, हेक्टेयर्स में हो सकता है कि उसने ये पूरी जमीन खरीदी। अब इतने बड़े लैंड पीस पे कोई एक चीज तो बनाई नहीं जा सकती, ठीक है। क्या किया उसने, हाँ ये भी है कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, समझिएगा ध्यान से, छोटी सी बात है, कुछ है नहीं इसको समझने में, बट समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज कीजिए कि एक फॉरेस्ट एरिया है, क्या है यहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट एरिया है, इसने खरीदने के बाद क्या किया, इतने से पीस में मान लीजिए इसने शॉपिंग मॉल बना दिया, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में सपोज कीजिए इसने क्या किया, एक स्कूल बनाने की परमिशन दे दी, स्कूल बना दिया, ठीक। यहाँ से यहाँ के एरिया में क्या हुआ, हॉस्पिटल बन गया, इतना बड़ा इसने लैंड पीस खरीदा था, बोला ठीक है भाई लोग आएंगे जाएंगे, किधर से बीच में एक पैसेज भी छोड़ दिया रोड आने जाने के, ठीक है। अब इसी का है तो ये इसको तो बनाना ही पड़ेगा।
आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ? ठीक है, अब इधर क्या किया इसने, थोड़ी और ग्रीड की वजह से अपार्टमेंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। यहाँ ए ब्लॉक बनाया, यहाँ बी ब्लॉक बनाया, यहाँ सी ब्लॉक बनाया कि अच्छा लोग इधर रहेंगे भी। कई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही सोच के काफी पहले जिन्होंने जमीन लिया था, जो लैंड पीस लिया था, वो बिल्कुल इसी माइंड सेट के साथ उन्होंने खरीदा था कि हम ऐसा करेंगे कि जो लोग यहाँ पे रहेंगे मेरे बनाए हुए सोसाइटी में, वो बिल्कुल उनके सारे जरूरत का जो सामान है वो यहीं पे फुलफिल हो जाएगा, कहीं जाएंगे ही नहीं। वो सोचिए उसका बिजनेस कितना बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। एक लैंड पीस को अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके से यूज किया। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी एक पर्सन ने ऐसा किया। ऐसा भी हो सकता है कि उसने इतना पीस किसी को बेच दिया, सेल कर दिया, इतना किसी और को दे दिया, इतना किसी और को दे दिया, ये सारा बिल्डर को, तब भी तो उसके पास पैसे आ रहे हैं ना। वो किसी भी पर्पज से दे, कैसे भी इस्तेमाल करे, बट हाँ एक चीज की गारंटी है कि यहाँ पे जितने लैंड पीस का एरिया अवेलेबल है, सबका अलग अलग पर्पज से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कि पास्ट में कभी जाके वहां पे क्या था, एक फॉरेस्ट एरिया था, एक अच्छा खासा हंसता खेलता एक रिजर्वॉयर था, जो कि बहुत सारे स्पीशीज को हार्बर करने का काम कर रहा था। उसको ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से वहां से हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन जो है, ये टोटली डिफरेंट है उस फ्रेगमेंटेशन से जो आपने स्पाइरोगाइरा में सीखा था। याद आया? स्पाइरोगाइरा में आपने सीखा था कि उसके आप जितने पीसेस कीजिएगा उतने सारे स्पाइरोगाइरा जो है वो बन के फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दैट इज अनदर फ्रेगमेंटेशन एंड दिस इज अनदर फ्रेगमेंटेशन। ये बिल्कुल दूसरे टाइप का फ्रेगमेंटेशन है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपको ये समझ आएगा जो मैंने लिखा है। when large habitats or land pieces हो जाएगा यहाँ पे, are broken up into small fragments due to anthropogenic actions। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए कुछ भी करें, उनकी मर्जी, वो जिम बनाए, मॉल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, डांस बार बनाए, कुछ भी बनाए, उसकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहा है, फ्रेगमेंटेशन तो हो रहा है उस जगह का। ठीक है, अब देन हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे पीसेस कर दूँ, ये जो है दैट इज मैंने यहाँ पे। अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन पे आते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब हम जी जान लगा के कोई चीज फायदे की मिली और लगे हम एकदम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना। ठीक है, अब हमें पता है कि हम सरवाइव किस चीज के ऊपर कर रहे हैं। सरवाइव भी हम जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसी के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। ठीक, जैसे अगर आपके घर में एक नॉर्मल रोटी भी बनती है तो वो किससे बनता है, आटे से बनता है। आटा कहाँ से आता है, व्हीट से आता है। व्हीट कहाँ से आता है, एग्रीकल्चरल फील्ड से आता है। और हम एग्रीकल्चरल फील्ड छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। एग्रीकल्चरल फील्ड जो है वो डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ह्यूमन जो है वो हमेशा ही फूड और शेल्टर के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन आज के डे में जो नीड है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, सारे ह्यूमन बीइंग्स का। अब अगर आप में से या हम में से ही किसी को भी बोल दिया जाए कि तुम्हारा जो काम है ना उसको छोड़ छाड़ के जाओ, तुम नेचर के लिए कुछ करो, या फिर तुम कोई ऐसा काम करना स्टार्ट कर दो कि तुम ट्री प्लांटेशन स्टार्ट कर दो, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। सबको ऐसा लगता है कि हमें क्या है, बस मनी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों का नीड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, ह्यूमंस का ग्रीड में। ठीक है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा, पता नहीं उधर, ऐसे तो ये हर जगह का ही है। आपने नोटिस करा होगा कि अगर अपार्टमेंट है बना हुआ, या मान लीजिए आपका मकान है, ठीक है, तो साइड में इतना इतना ऐसे ऐसे जो मार्जिन छोड़ा जाता है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा स्टेलर्स काउ जो है ना, स्टेलर सी काउ जो है वो पैसेंजर पीजन को बोला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा इसके ऊपर ना बेचारे बहुत सारे पीजन्स बैठे होते हैं, देखा है ना आपने। अब आपको ऐसा लग रहा है या किसी ह्यूमन बीइंग को ऐसा लग रहा है ये मेरे मकान पे आके बैठ गया, लेकिन ये बेचारा भी तो सोच रहा होगा अपने मन में कि तुम मेरी जगह पे आके बैठ गए। बात समझ रहे हैं? हुआ क्या, यहाँ पे एक अच्छा खासा जायंट सा ट्री था, ये पीजन बेचारा था, ये इस पे रहता था। इसको कट करके यहाँ पे बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन ये उतने अच्छे तरीके से सर्वाइव तो कर नहीं पाएगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टेलर सी काउ पैसेंजर पीजन जो है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको इसका नाम लिखवाया था। ठीक है, स्टेलर सी काउ। ठीक है, रशिया में तो ये बिल्कुल ही गायब हो गया, वहां पे अब है ही नहीं वैसा ट्री या फिर उस तरीके की कोई चीज है ही नहीं जो बेचारा वहां पे सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने की वजह से भी क्या होता है,
स्पीशीज गायब हो जाती है, इसको हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। ठीक है, छोटी सी बात है, लिख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट लिखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर exploitation, over exploitation of natural resources leads to extinction of various organisms। पैसेंजर पिजन, दैट इज टेलर सी का वो एग्जांपल है इसका, ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर आपको एग्जांपल में लिखना है यहाँ पे, और ये स्पीड जो बढ़ा के रखा हुआ है उसकी वजह से डे बाय डे बेचारा और गायब भी होगा, ये आएगा तो नहीं कहीं से। जैसे एग्जांपल अगर हम लिखे यहाँ पे, स्टेलर्स का पैसेंजर पिजन बोलते हैं। हो गया ये, चलिए। ये सब ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये वर्ड सुन के बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, बहुत छोटी सी बात है, इसको समझिए है क्या। मैं एक छोटी सी स्टोरी से समझाती हूँ आपको। स्टोरी ये है, कहानी ये है, अगर मैं आपको स्टोरी समझाऊं तो स्टोरी ये है कि एक ऐसा टाइम था कि एक छोटा सा पॉन्ड था। क्या था, एक छोटा सा पॉन्ड था, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिशेस भी हैं, छोटी छोटी, छोटा सा ही पॉन्ड है, फिशेस भी हैं, ठीक है। देन क्या है, टर्टोइज भी है, बहुत सारी चीजें, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है कि इसमें आके कोई क्रोकोडाइल रहे। अब क्या हुआ, गलती से बाय डिफॉल्ट कहीं से कोई क्रोकोडाइल आया, कहीं से कौन आ गया, कोई क्रोकोडाइल आ गया इस पॉन्ड के अंदर। वो क्या करेगा, इन सब को खा पी के चट करके खत्म कर देगा यहाँ। तो वही एक अच्छा खासा हंसता खेलता पॉन्ड इकोसिस्टम जो है यहाँ पे क्या हुआ, फिनिश हो गया। और इस प्रॉपर इकोसिस्टम के लिए वो सारे स्पीशीज यहाँ से गायब भी हो गए, ठीक है। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब है कि बाहर से, बाहरी, ये यहाँ पे जो क्रोकोड एलियन का ये बोलने का मतलब नहीं किसी दूसरे प्लैनेट से आया है, हम इस बोल रहे हैं, हम इस सेंस में यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कि इस प्रॉपर हैबिटेट को बिलोंग नहीं करता था, बट वहां पे जबरदस्ती आया और उसने क्या किया, वहां के हैबिटेट को डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया, ऐसा डिस्टर्ब किया कि फिर क्या हो गया, एक प्रॉपर स्पीशीज गायब हो गई वहां से। तो ये तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई, होता यही है एलियन स्पीशीज इन्वेजन में, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए इसमें, एलियन स्पीशीज इन्वेजन में एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए, और नहीं होगा तो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूंगी, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, यहाँ लिख लीजिए। When एलियन और आउटसाइड स्पीशीज, व्हेन एलियन, अगर कभी आपको डाउट हो, आउटसाइड दूसरे प्लेनेट का मत समझ लीजिएगा। व्हेन एलियन स्पीशीज, ये वहां का नहीं है, बस इस सेंस में यूज किया जा रहा है। व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड unintentionally unintentionally or deliberately, some of them
ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, ये खतरनाक हो गया अब, है ना, इन्वेजिव, जिसकी वजह से एक स्पीशीज क्या हो सकती है, गायब हो सकती है, इन्वेजिव। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है जो यहाँ पे तो आएगा नहीं, मैं नेक्स्ट पेज लेके वहां पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। एलियन स्पीशीज इन्वेजन के एग्जांपल के तौर पे हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चौथे नंबर पे एलियन स्पीशीज इन्वेजन, फोर्थ नंबर पे है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। मतलब तो आपको समझ आ ही चुका है, सिर्फ आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देखना है बस। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। एग्जाम्पल के तौर पे ये हुआ कि जब नील बर्ग जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया विक्टोरिया लेक में, इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड इनटू इनटू लेक विक्टोरिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ, ये आगे जाके लीड कर रहा है एक्सटिंक्शन ऑफ, इट इट लीड्स टू extinction of extinction of more than more than 200 species, including 200 species of, एक फिश है दैट इज साइक्लिड फिश, सिर्फ इस फिश बेचारे की CICHLID साइक्लिड फिश 200 स्पीशीज जो है वो गायब हो गई। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसी लेक में से क्या हो गई, गायब हो गई। तो डैमेज किसकी वजह से हुआ, ये डैमेज हुआ जब आपने वहां पे नील पर्क को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया उस लेक के अंदर। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने कैरेट ग्रास का नाम सुना है, पार्थेनियम बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, पार्थेनियम बोलते हैं। अब ये जहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, वहां के दूसरे प्लांट स्पीशीज को डेंजर में डालना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आपने बहुत अच्छे से वाटर हियासिंथ के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, याद आया। वाटर हियासिंथ जो है ये भी अगर कहीं पे आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो ये भी धीरे धीरे वहां के सारे फिशेस को क्या करता है, खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंट्रोडक्शन ऑफ, या सीधा ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे, वाटर हियासिंथ को ले रहे हैं। इसके बारे में तो बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता रखी है। वाटर हियासिंथ, इसको बोला ही जाता है टेरर ऑफ बंगाल, याद है ना आपको, है ना। इसको हम लोग इकोर्निया क्रेजिपस भी बोलते हैं, EICCHORNIA, इकोर्निया क्रेजिपस। और इसको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस, ऐसे लिखिए,
it leads to extinction of various aquatic organisms aquatic organisms वेस्ट बंगाल जो है कंप्लीटली फिशरी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जीडीपी इंक्रीज करने का काम करता है। तो पता चला ये इतना ज्यादा इन्वेजिव हुआ कि वहां से कुछ फिशेज ही गायब होनी स्टार्ट की गई, तो इसके ऊपर क्या किया गया, फिर बोला गया कि भाई ये तो टेरर ऑफ बंगाल की उपाधि दे दी जाए इसको, जिसकी क्योंकि क्या कर रहा है, जीडीपी को वहां पे डिक्रीज करने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं को एक्सटिंक्शन। देखिए, जब दो स्पीशीज ऐसे एक दूसरे के साथ रह रहे हों कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ इवॉल्व होते हैं, मतलब एक इवॉल्व होगा तो दूसरा भी इवॉल्व होगा, तो दो स्पीशीज अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, उसमें से एक को गायब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा भी गायब हो जाएगा। तो इसको हम लोग को एक्सटिंक्शन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, को एक्सटिंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए छोटी सी, when a species when a species become extinct become when a species become extinct, the plant and animal species, जो भी डिपेंड कर रहा है इस पे, ठीक है, the plant and animal species, the plant and animal species associated with it associated with it associated with it also become extinct। जैसे अगर आप किसी प्लांट के पॉलिनेटर को, स्पेसिफिक पॉलिनेटर को गायब कर दीजिए, तो क्या होगा, वो प्लांट भी गायब होगा, पॉलिनेटर बेचारा तो हो ही जाएगा, है ना। इसको लिख लीजिए, एक्सटिंक्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको आप फिर से लिख दो, बिकम एक्सटिंक्ट। चलिए, कोई डाउट तो नहीं, आज की क्लास में क्लियर है बिल्कुल। इसके आगे थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसको करके नेक्स्ट क्लास में तो कंफर्म्ड हम लोग ये चैप्टर जो है वो ओवर कर देंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत डेप्थ में मैंने कराया है, जिसकी वजह से थोड़ा ये एक्सटेंड हो गया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में तो कंफर्म्ड ओवर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं।